बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लिटरल अगर मीनिंग हम देखना चाहें तो इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन असल में एसोसिएटेड किसके साथ होगी, वाटर के साथ, या कोई भी कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो कि वो जो रेशियो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है उस उनकी भी उसमें यही रेशियो जो है वो प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कह देंगे, हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स कह देंगे। अब ये डेफिनेशन जो है ये अप्लाई होती है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो उसमें भी है वही रेशियो है जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। इसके अलावा सुक्रोज है, C12H22O11, इसमें भी यही है। इसके बाद स्टार्चेज हैं, सेलुलोज है जिनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, C6H10O5 एंजाइम्स, तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी यही है कि इसमें भी वही रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की है जो कि वाटर में होती है। तो इन सब पे तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ इसके अलावा ऐसी भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके ऊपर ये हमारा जो फॉर्मूला के जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे कि जैसे हमारे पास है सम कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की कि जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में ही, यानी कि वही वाली रेशियो है जो वाटर में है, और कंपाउंड भी वही है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। एग्जाम्पल इसमें दो हमारे पास है, एसिटिक एसिड जो कि जिसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, C2H4O2। तो केमिकल फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या बनेगी, वही जो वाटर में है, 2:1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो लेकिन ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हालांकि इसमें वही तीनों आपके जो एलिमेंट्स है वो भी प्रेजेंट है, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो भी वही है जो वाटर में होती है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। दूसरी एग्जांपल लैक्टिक एसिड, इसमें भी देखिए C3H6O3। अब इसमें भी रेशियो आप निकालेंगे तो ये भी 2:1 बनेगी, लेकिन लैक्टिक एसिड जो है वो क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके बावजूद कि इसके अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है 2:1 है। और दूसरी जो हमारे पास जो इसमें एग्जांपल आ जाती है वो क्या है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स डोंट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर। अब कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनमें वो रेशियो जो कि वाटर में है, यानी कि 2:1 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है रेमनोज की, तो रेमनोज में क्या है, C6H12O5 एंजाइम्स। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप ये देखें रेशियो, तो ये 2:1 नहीं है, बट रेमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। रेमनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सो इसका ये मतलब हुआ कि इन चीज़ों को अगर हम देखें तो हम ये फिर नहीं कर सकते कि हम यही वाली जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है आपका या आप हर चीज़ के ऊपर अप्लाई करें। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो कि वैलिड हो। अब हमारी वैलिड डेफिनेशन जो है वो क्या होगी फिर, तो हम बात करते हैं कि वैलिड डेफिनेशन को क्या होना चाहिए। तो वैलिड डेफिनेशन जो है हमारी वो क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और दूसरी सूरत क्या होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या और वो क्या हों, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हों, और चेंज टू सच सब्सटेंसेस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर क्या हो उसमें कि वो जो सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है, इनके ज़रिए से इन दोनों में से किसी में चेंज हो जाए, यानी कि वो जो है सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दें या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बना दे तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की मोर वैलिड डेफिनेशन हमारी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स,
or change to such substances on simple chemical transformations as hydrolysis, oxidation और रिडक्शन। तो हम उन्हें क्या कह देंगे, हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कह देंगे। तो इसमें एक और बात याद रखें कि यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स जो है हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो केमिकल स्ट्रक्चर्स की करनी है। तो इसमें आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं आती। इसलिए आपने जहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर्स, आज से तो ये बस एक ही है, तो कल से इंशाल्लाह ताला स्ट्रक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको आप डेली बेसिस पे 2-3 बार 3-4 बार बनाना है, जब तक कि आप उसको देखे बगैर बनाने के काबिल ना हो जाए, ताकि आपको फिर आपको बहुत मज़ा आएगा करने में और आसान लगेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं बनाएंगे फिर आपको मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो ये देखें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है, इसमें क्या है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। और इसको लिखने का तरीका होता है कि असल में ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मैंने इसका नाम भी साथ लिख दिया, ग्लिसरल्डिहाइड है ये, और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसमें हमने तरीका लिखने का क्या है, इसको सबसे पहले 3 कार्बन लिखें, 1 2 3। इसके बाद क्योंकि एल्डिहाइड है ना ये, तो एल्डिहाइड है तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया हमने। इसके बाद जो हमारे ये कार्बन हमने लगाए हुए हैं ना, इनके एक तरफ तो आपने जो है ना OH लगा देना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। और बाकी जो आपके बच जाएंगे उसके साथ हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी जो है कार्बन की 4 होती है ना, तो 4 को आपने सेटिस्फाई कर देना। तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यानी कि इसकी भी वैलेंसी देख लें, 1 2 3 और ये 4, ये पूरी हो गई। अब इस कार्बन को देखें, एक OH तो हमने यहाँ खुद ही लगा लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन लगाया तो कितने हो गए, 1 2 3 4, पूरा हो गया। इसके बाद इसके ऊपर आए, यहाँ पर भी पहले क्या लगाएंगे, OH, और फिर यहाँ पर क्योंकि इसके 4 पूरे करना है, 1 2 3, तो यहाँ तक अगर एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो 3 बनते हैं, हमें तो कितने चाहिए, 4। तो ये 4th वाला पूरा करने के लिए हम यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो इससे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पे आए, तो यहाँ पर जो याद रखें ये कीटोन ग्रुप है ना आपका, C डबल बॉन्ड O। अब ये जो है ये कभी भी टर्मिनल कार्बन के ऊपर नहीं आता, ये इससे अंदर वाले के ऊपर लगेगा। तो हमने उसी तरह से जैसे इसमें हमने किया था, पहले 3 कार्बन लगाए, 1 2 3 लगा दिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ क्या लगाएंगे, OH, और जो बाकी आपके जो बॉन्ड्स हैं उनको किससे फिल करना है आपने, हाइड्रोजन से। तो ये देखें, 1 2 तो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो एक आपको और हाइड्रोजन चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर जब हम आए तो C डबल बॉन्ड O यहाँ लग गया, तो अभी इसके कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब है इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ एक OH लगा लें, इसके बाद वैलेंसी पूरी करने के लिए आप ये हाइड्रोजन से इसको फिल कर लें, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का स्ट्रक्चर है, और इसका नाम क्या है, अपना नाम क्या है इसका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इसका नाम है। इसके बाद जो है वो हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनको जो कॉमनली जो है हम जो है वो क्या कहते हैं, इनको शुगर्स, कॉमनली जो है इनको क्या कहा जाता है, शुगर। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो टेस्ट है वो क्या होता है, वो स्वीट होता है, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, हम इनको शुगर्स कह देते हैं। अब ग्रीक में जो सैकरॉन का जो वर्ड है ना, वो शुगर्स के लिए यूज होता है। तो हमने क्या किया कि हमने ये जो सैकरॉन का वर्ड है जिसका मतलब ग्रीक में शुगर है, तो हमने क्या किया कि इससे हमने अपनी टर्म ड्राइव कर ली जिसको हम सैकराइड कहते हैं। तो हम सैकराइड की यूनिट कहाँ से हमने, जो टर्म है कहाँ से हमने ड्राइव की है, सैकरॉन के वर्ड से, तो जिसका ग्रीक में क्या मीनिंग होता है, शुगर। तो अब सिंगल सैकराइड यूनिट जो होगी वो क्या होगी, वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगी। अब यहाँ पर ये तो हमने कहा कि दोनों में से कोई भी होगा, तो ये क्या है, सिंगल सैकराइड यूनिट है। लेकिन क्या होता है कि ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो एक से ज्यादा सैकराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक से ज्यादा सैकराइड यूनिट से मिलके बने होंगे, तो उनको हम क्या कह देंगे, ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन जो है उसकी बेस हमेशा याद रखें, जब भी आप क्लासिफाई करते हैं तो बेस ध्यान में रखें कि किस बेस पे आप उसको क्लासिफाई करें। यहाँ पर हमारी जो बेस है वो क्या है, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स।
तो यानी जब हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो हम किस बेस पे करते हैं, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, उसमें कितने सैकराइड यूनिट्स हैं, इस बेस पे हम उसको जो है वो क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको हम 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं, और ये आप ये देख सकते हैं वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड देन पॉलीसैक्राइड्स। तो यहाँ पर आपका एक कंपैरिजन है जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और वो कौन सा, सबसे पहले मोनोसैक्राइड किसको कहेंगे कि दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैक्राइड यूनिट, एक ही सैक्राइड यूनिट जो है उसमें प्रेजेंट हो तो मोनोसैक्राइड कह देते हैं। ओलिगोसैक्राइड की टर्म कहाँ यूज करते हैं कि उनमें कितने होंगे 2 to 10 सैक्राइड यूनिट्स, यानी 2 से 10 सैक्राइड, 2 से 10 सैक्राइड यूनिट्स तक हों तो वो ओलिगोसैक्राइड। और पॉली मीन्स मैनी, ओलिगो मीन्स फ्यू। तो पॉलीसैक्राइड्स कब कहेंगे कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सैक्राइड यूनिट्स, 10 यूनिट से ज्यादा होंगे, 10 सैक्राइड यूनिट से ज्यादा हो तो हम उसको पॉलीसैक्राइड कह देते हैं। तो अब ध्यान में रखें, सिंगल सैक्राइड यूनिट है तो मोनोसैक्राइड, 2 to 10 सैक्राइड यूनिट्स अगर प्रेजेंट है तो ओलिगोसैक्राइड, और अगर मोर देन 10 है यानी 10 से ज्यादा है तो फिर वो पॉलीसैक्राइड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है कि जो मोनोसैक्राइड्स हैं, जाहिर है एक ही सैक्राइड यूनिट है ना, तो ये क्या होंगे, सिंपलेस्ट। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, कि जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो होता क्या है कि वो जो सैक्राइड यूनिट्स है वो ब्रेक होती है ना, तो इसमें तो है ही एक, तो वो कैसे ब्रेक होगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद जरा ओलिगोसैक्राइड्स पे आए तो इनमें क्या होता है कि इनका लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेस कॉम्प्लेक्स इसके लिहाज से कह रहे हैं, पॉलीसैक्राइड के लिहाज से कह रहे हैं, लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो आपको कितने सैक्राइड्स मिलेंगे, देखिए मोनोसैक्राइड कितने मिलेंगे, कितने थे इसमें 2 to 10 है ना, तो कम से कम कितने मिल सकते हैं आपको 2 मिनिमम, यानी कि एटलीस्ट आपको 2 सैक्राइड यूनिट्स मिलेंगे, मोनोसैक्राइड यूनिट मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं 10 मोनोसैक्राइड जो है वो हाइड्रोलाइसिस जब इनकी होगी तो आपको मिलेंगे। अब इनमें क्या होगा, पॉलीसैक्राइड्स जो है इनमें क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये कम से कम आपको 11 मोनोस, क्योंकि हमने क्या कहा कि मोर देन 10 क्या होता है 11, तो क्योंकि वो खुद ही 10 से ज्यादा से मिला, और 10 से ज्यादा का क्या मतलब है 11, और 11 और उससे ऑनवर्ड्स मीन्स के हंड्रेड्स में भी ये नंबर जा सकता है, तो कई 100 भी हो सकता है। तो लेकिन लीस्ट जो आपको मिलेंगे मोनोसैक्राइड वो कितने हैं 11, कम से कम 11 मिलेंगे। इसके बाद देखें कि मोनोसैक्राइड जो है ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज आई होप कि कभी आपने देखा होगा, उसको पानी में डालें तो डालते ही वो जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर हम ओलिगोसैक्राइड्स के ऊपर जाएं तो ये क्या होगा कि इनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो मोनोसैक्राइड से कम होती है। लेकिन पॉलीसैक्राइड्स को देखें तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी डिजॉल्व नहीं होंगे, ज़्यादातर डिजॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद मोनोसैक्राइड्स जो है ये स्वीटेस्ट है अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैक्राइड्स हैं इनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। और ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, लेस स्वीट। और लेकिन पॉलीसैक्राइड्स के ऊपर जाएं तो ये क्या है, ये टेस्टलेस होते हैं। इसके बाद मोनोसैक्राइड्स जो है इनकी हम जरा डिटेल में चले जाते हैं। मोनोसैक्राइड्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैक्राइड्स को ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और ये या तो क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। क्योंकि अब हम मोनोसैक्राइड की बात करें तो 1 सैक्राइड यूनिट है ना, इसके अंदर ड्राइव्ड जो है इनमें कोई भी नहीं होगा, तो ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसमें याद रखने की है वो ये है कि रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स जो कि मोनोसैक्राइड में जो है वो कितनी होती है, वो 3 to 7, यानी कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम क्या है 7, यानी इतने कार्बन एटम्स जो है इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो बात देखें तो एक और बात याद रखें कि ऑल कार्बन एटम्स इन ए मोनोसैक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जितने भी होते हैं ना इनके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं मोनोसैक्राइड में, एक के अलावा उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये देखें जरा, ये चीज यहां से देखें, ये देखें, इसके अलावा, एक के अलावा, मैंने ये बोला ना
अब जरा मेरी बात पे गौर करें, मैंने कहा है कि ऑल कार्बन एटम्स इन ए मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड है ना, तो सारे कार्बन एटम्स को देखिए, इसमें क्या होगा कि ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये देखिए, इसके पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक्सेप्ट वन यानी ये वाला, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें भी आप देखें, इसमें भी ऐसे ही है कि इसके अलावा इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ऑल कार्बन एटम्स इन ए मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde or ketone। या तो वो एल्डिहाइड का पार्ट होगा, जैसे कि इस इधर है एल्डिहाइड का पार्ट है, और या जो ये वाला है ये किसका पार्ट होगा, कीटोन का। तो ये दो बातें बस आपको मैंने हम बताई हैं, एक कि तमाम जो कार्बन एटम्स हैं उनमें से सिवाय एक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा सब में, इसमें भी देखें। और वो जो एक आपका जिसकी हम बात करें इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, वो क्या होगा, या तो वो क्या होगा, किसका पार्ट होगा, एल्डिहाइड का, और या क्या होगा वो कीटोन, जैसे यहाँ कीटोन ग्रुप देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो वो कीटोन होगा। अब जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है मोनोसेक्राइड्स के लिए, वो क्या है, CnH2nOn, और यहाँ पर N जो है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। और जो है मोनोसेक्राइड के अंदर, यानी कि आपने यहाँ देखना है N का मतलब है कि जो मोनोसेक्राइड जिसकी भी आप बात करें उसमें जो है वो कितने कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो ये वो बताएगा। तो इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब ये बेस किसके ऊपर करती है, अब देखिए जैसे मैंने कहा ना कि बेस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो बातें हैं बेस में, वो क्या है, एक तो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इन दोनों को याद रखें। दो इसकी जो बेस है इसकी, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम एक एक करके जरा हम बात इन दोनों बेसिस की कर लेते हैं। तो पहली हमारी बेस क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर आप आए, तो जब हम इसकी फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर मोनोसेक्राइड जो है कि जिनमें एल्डिहाइड जो है उसमें प्रेजेंट होता है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एल्डोजिस। एल्डिहाइड से याद रखें एल्डोजिस, और जिनके अंदर कीटोन हो तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, कीटोजिस। तो जिनमें कीटोन हो उन्हें कीटोजिस कह देते हैं। तो ये पहली हमारी बेस हो गई फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। क्या क्या हमने नाम दिया कि जिनमें एल्डिहाइड था उन्हें क्या कह दिया, एल्डोजिस, और जिनमें क्या था, कीटोन था, उनको हमने क्या कह दिया, हमने कीटोजिस कह दिया। अब दूसरी बेस क्या है, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस के ऊपर 5 ग्रुप्स हैं। तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो 5 ग्रुप्स हैं, और उनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से, तो वो 5 ग्रुप्स हैं कौन से, जरा पहले इनका बात कर लें। ट्राइओसिस, ट्राइओसिस कौन से होंगे, जिनमें 3 कार्बन हैं। टेट्रोसिस जिसमें 4 हों, पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन हो, हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन हो, और हेप्टोसिस जिसमें 7 कार्बन हो। यही था, हमने कहा था ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ से कहाँ तक होता है मोनोसेक्राइड्स में, 3 to 7, 3 मिनिमम है और 7 मैक्सिमम। तो ये 5 ग्रुप्स जो हैं ये बन जाते हैं। तो इनको जो है हम जरा डिटेल में इनकी बात कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, ट्राइओसिस, ट्राइओसिस जो है इसका जो है फॉर्मूला क्या है, C3। आप कहते हैं जनरल फॉर्मूला में भी क्या कहा था, CnH2nOn, तो वही हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो हमें बस ये पता, अब इसको लिखना, फॉर्मूला लिखना कोई मसला नहीं है। आपने क्या देखना है यहाँ से कि ये ट्राइओस है, बस ट्राइओस बता दिया, और फिर क्या करना है, फिर आपने जस्ट आपने वो जो आपका जनरल फॉर्मूला था उसको अप्लाई कर देना है। यानी आपने सीधा सीधा क्या लिखेंगे, पहले ट्राइओस लिखना चाह रहे हैं ना, आप लिखें CHO, ठीक है। अब आपको पता है C क्या है, आपका C3 है ना, तो अब H क्या होगा, वो 2N है, तो 2N करें तो C यानी कि 3 2s are 6, और फिर N है ये O, तो ये क्या होगा, ये 3। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, C3H6O3। इस तरह टेट्रोसिस का लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन 4 कार्बन होते हैं इसमें, तो ये C4, और 2N करेंगे तो ये H कितना हो जाएगा, 8,
और ये O क्या होगा 4। इसी तरह पेंटोजिस का लिखना चाह रहे हैं, वो क्या होगा 5 होता है इसमें, तो इसमें जो है H कितने हो जाएंगे 10 और O कितने होंगे 5। हेक्सोजिस पे आए, C6 है ना, इसमें 6 कार्बन है इसमें, तो C6 H कितना हो जाएगा 2 है ना, करना है आपने जनरल फॉर्मूला के लिहाज से, तो वो क्या होगा 12 और O क्यों करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 6। इसके बाद हेप्टोजिस को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे 7 है ना कार्बन, तो 7 और यहाँ पर 2n करना है H को, तो क्या हो जाएगा 14 और O को करना है हमने तो O 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप जस्ट आपको कार्बन नंबर अगर पता है तो आप जनरल फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन सब के फॉर्मूलाज आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो एल्डोजिस होते हैं या कीटोजिस, डिपेंड किस पे करता है फंक्शनल ग्रुप पे। यानी अगर उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा कि वो एल्डोज होगा, और अगर कीटोन प्रेजेंट है तो क्या होगा वो कीटोज होगा। तो उसके बाद हम फंक्शन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइओजिस में जो एल्डोजिस की एग्जांपल है वो ग्लिसरी, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ना, ग्लिसरल्डिहाइड। और जो कीटोन की जो है एग्जांपल है और कीटोजिस की एग्जांपल है वो क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब फंक्शन के ऊपर आ जाएं तो ये क्या है इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आप चैप्टर नंबर 4 में जब पढ़ेंगे तो आप जब फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसके बाद टेट्रोजिस पे आ जाए तो टेट्रोजिस में एल्डोजिस की एग्जांपल है एरिथ्रोज और कीटोजिस की एग्जांपल है एरिथ्रुलोज। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट ये भी है। देखिए ऊपर हमने बात की फोटोसिंथेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन, अब ये इंटरमीडिएट किसमें बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद पेंटोजिस जो है ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए इसमें फर्क है, राइबोज तो यही वाला है जो ये आपने लिखा ना, ये राइबोज का है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि डीऑक्सी कह ही इसी रहे कि ये जो ये था वो था ना, ये वाला O5 था, इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है जिसकी वजह से ये O4 हो जाता है। तो डीऑक्सीराइबोज को लिखना है तो जस्ट यही वाला फॉर्मूला है, और इसमें से क्या करें डीऑक्सी करना है, यानी कि एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, यानी कि O4 हो जाएगा, तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। और कीटोज की एग्जांपल इसमें क्या है रिबुलोज। अब राइबोज जो और डीऑक्सीराइबोज ये किसके कंपोनेंट्स है, राइबोज किसका कंपोनेंट होता है आरएनए का, और डीऑक्सीराइबोज किसका है डीएनए का कंपोनेंट है। इसके बाद रिबुलोज जो है वो इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये भी आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रिबुलोज जो है एज इंटरमीडिएट जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद हेक्सोजिस में जो एल्डोजिस की एग्जांपल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और इसके बाद जो है वो कीटोजिस की फ्रुक्टोज। इसमें ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, यानी कि इनिशियल सबस्ट्रेट भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है। और रेस्पिरेटरी फ्यूल है, इसका मतलब है कि जब प्लांट्स क्या करते हैं कि इसको कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से, तो एनर्जी जो कि उन्हें डिफरेंट कामों के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या होती है वो उससे रिलीज हो जाती है। इसके बाद फ्रुक्टोज जो है वो इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन में, ये भी आप जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप भी देखेंगे इसको। गैलेक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, और गैलेक्टोज किसका कंपोनेंट है मिल्क शुगर का। इसके बाद हेप्टोजिस जो है इसमें एल्डोजिस की एग्जांपल जो है वो ग्लूकोहेप्टोज है, और जो है कीटोजिस की एग्जांपल है सीडो हेप्टुलोज है, और ये दोनों भी इंटरमीडिएट्स हैं फोटोसिंथेसिस में। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकल कॉन्सेप्ट की बात की। तो हमने कहा कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स किसके होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। लिटरल मीनिंग जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं कि उनमें क्या होता है कि हैविंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 2:1 आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, और यानी कि उनमें वही प्रोपोर्शन है जो कि वाटर में, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। इसमें एग्जांपल एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड की हमने बात की। इसके बाद सम कार्बोहाइड्रेट्स डोंट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल रेमनोज, लेकिन ये है क्या, ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद हमने वैलिड डेफिनेशन की बात की, तो हमने कहा कि फिर वो क्या हो सकते हैं कि वैलिड डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, these are the organic compounds that are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones or change to such substances on simple chemical transformations as
हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ये भी हमने इसकी डिटेल में बात की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये असल में जो अभी भी आपने उसमें देखा तो मैंने आपको बताया ग्लिसरल्डिहाइड है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो, इसको भी हमने बात की। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें कॉमन नेम जो है शुगर्स है इसका, क्योंकि ज़्यादातर जो आप फेमिलियर जिनसे वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके बाद सैकराइड जो है इसकी यूनिट हमने कहाँ से ली हुई है, ग्रीक वर्ड सैकरॉन जिसका मतलब शुगर होता है ग्रीक में, तो हमने उससे सैकराइड का वर्ड जो है वो ड्राइव किया। और सिंगल सैकराइड यूनिट जो है वो क्या होगी, वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगी या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगी। इसके अलावा ड्राइव जो होते हैं उनमें मोर देन वन सैकराइड यूनिट्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या है, नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, जितनी सैकराइड यूनिट्स हैं उतने ही वो आपका उसके लिहाज से आप उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स हमने कहा कि वो सिंगल सेक्राइड यूनिट है, और लिगोसेक्राइड किसको कहा, 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स। और पॉलीसेक्राइड जो है हमने कहा मोर देन 10, अगर आपकी सेक्राइड यूनिट्स यानी कि 11 और ऑनवर्ड्स सेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट है तो पॉलीसेक्राइड होगी। इसके अलावा इनके हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की कि ये सिंपलेस्ट हैं और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। ओलिगोसेक्राइड में हमने कहा लेस कॉम्प्लेक्स हैं, और लेकिन ये आपको क्योंकि 2 to 10 इसमें प्रेजेंट है तो मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जो है वो आपको मिलेंगी। और ये हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, और इनमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो एटलीस्ट 11 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये हाईली सॉल्युबल हैं, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्युबल, और ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। ये मोनोसेक्राइड जो स्वीटेस्ट हैं तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में लेस स्वीट होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेस्टलेस। इसके बाद हमने मोनोसेक्राइड्स जो है उनकी बात की कि ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और वो क्या होंगे, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। रेंज ऑफ जो है नंबर ऑफ कार्बन वो कितनी है, 3 to 7। जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n और ON। और इसके इसी की बेस के ऊपर हमने वो अभी जो हमने बात की थी ना टेबल की, जिसमें हमने ट्राइओसिस टेट्रोसिस उसके फार्मूलाज लिखे थे, तो हमने इस जो जनरल फार्मूला की बेस पे लिखे थे। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, इसमें क्या है कि बेस किस पे करता है, दो चीज़ों पे, फंक्शनल ग्रुप और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर हम एल्डोसिस और कीटोसिस में इसको डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस के ऊपर देखें तो 5 ग्रुप्स हैं जिनको हमने मजीद डिटेल में भी बात की। 5 ग्रुप्स कौन से हैं, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और फिर हेप्टोसिस। और फिर हमने इनके फर्दर जो थे हमने वो केमिकल फार्मूला लिखना सिखा के कैसे लिखेंगे, और फिर हमने बताया कि इनकी एग्जांपल्स जो है वो कौन सी हैं। यानी कि ट्राइओसिस जो है इसमें एल्डोसिस में एग्जांपल क्या है इसकी, ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फंक्शन जो है वो इसका क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद टेट्रोसिस, एल्डोसिस में एग्जांपल एरिथ्रोज, और कीटोसिस में एरिथ्रोलोज। और फंक्शन इसका क्या है, इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। इसके बाद पेंटोसिस में जो है वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, और कीटोसिस में रिबुलोज। राइबोज जो है वो आरएनए का जो है वो कंपोनेंट है, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए का। इसके बाद रिबुलोज जो है इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस में। हेक्सोसिस जो है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज आ जाती हैं एल्डोसिस में, और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोसिस में आती है। ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, और फ्रुक्टोज इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन में, और गैलेक्टोज जो है वो मिल्क शुगर का जो है कंपोनेंट होता है। फिर हेप्टोसिस जो है ग्लूको एल्डोसिस में ग्लूको हेप्टोज, और जो कीटोज हैं उसमें सीडो हेप्टुलोज इंटरमीडिएट हैं फोटोसिंथेसिस में। एंड स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।